हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कुछ स्टूडेंट के मैसेज आया था कि 19 की तैयारी मैम करने के लिए हमें कौन से बेयर एक्ट ले, तो आपको हम बता दें कि यूनिवर्सल बेयर एक्ट सबसे बेटर रहते हैं, विदाउट नोट्स वाले रहते हैं, जो कि ये आप वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में लेके जा भी सकते हो। इसलिए अगर नोट्स वाले लेंगे वहाँ पे अलाउ नहीं रहता है, जैसे कि आपको बता के रखा है पहले से भी। तो ये बेटर रहते हैं, ये विदाउट नोट्स वाले रहते हैं, और उनसे बोलना भी कि विदाउट नोट्स वाले चाहिए। और ये 2400 रुपये का कुछ सेट पड़ेगा, पूरा आपको ऑल बुक पड़ जाएंगे। और आपको जैसे तैयारी और भी करनी है तो उसके लिए आप क्या करिए कि ये जो आपके पास में CLP वगैरह होंगी उससे भी आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए आप तैयारी भी करते रहिए, और इधर MCQ वगैरह जो कराते जा रहे हैं तो हम बेयर एक्ट से जो क्वेश्चन बेयर एक्ट में होंगे वो हम आपको इजीली बताते जाएंगे कि कहाँ से हमने लिए देखें, और वो भी आपको सारी चीज़ें बताएंगे। जो आपके पास में CLP पहले वाली होंगी या इजी नोट्स होंगे उससे क्या होंगे, आपको केस लॉ के बारे में आपको पता चल जाएगा। अगर नोट्स वाले लेंगे तो वहाँ पे अलाउ नहीं रहेंगे, तो अगर विदाउट नोट्स लेंगे तो वहाँ पे ले जा सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये है 8 पार्ट है। तो आप लोग कंटिन्यू इसमें बने रहिए। अभी ज़्यादा टाइम की वीडियो नहीं है, अभी 10-10 मिनट के ही वीडियो, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है। अभी जैसे ही अभी की डेट वगैरह आ जाएगी और जल्द ही आने वाली है, तो वैसे ही हम लॉन्ग वीडियो बनाया करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन 18 हमारा है, इनमें से कौन एक नाबालिग मुस्लिम की संपत्ति का कानूनी अभिभावक नहीं है? तो ए ऑप्शन हमारा है पिता, बी ऑप्शन है भाई, और सी ऑप्शन है पिता द्वारा नियुक्त निर्वाहक, और डी ऑप्शन हमारा दादा। संपत्ति का कानूनी अभिभावक नहीं इसमें से, तो कौन नहीं? यहाँ पे देखिए घुमा दिया यहाँ पे क्वेश्चन को, एक नाबालिग मुस्लिम की संपत्ति। तो नाबालिग के नाम होती नहीं है पहली बात तो संपत्ति, ठीक है, जब बालिग हो जाता है तभी उसकी संपत्ति होती है। लेकिन इसमें जो नीचे आप देखना, बहुत ध्यान से देखना, संपत्ति का कानूनी अभिभावक नहीं है, तो वो कौन नहीं है? दादाजी नहीं है। तो दादा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गार्निसी कौन है? तो सबसे पहले गार्निसी का मतलब समझ लीजिए, फिर उसके बाद में आगे ऑप्शन आपको बताएंगे। तो गार्निसी का मतलब होता है निर्णय लेनदार का ऋणी। गार्निसी एक व्यक्ति या संस्था होती है, ठीक है, जो किसी दूसरे का ऋणी है, जिसकी संपत्ति हड़प ली गई है। तो गार्निसी निर्णय लेनदार का ऋण चुकाने या उसे कोई चल संपत्ति सौंपने के लिए जिम्मेदार होता है। गार्निसी शब्द लैटिन शब्द गार्नियर से बना है, जिसका मतलब होता है चेतावनी देना। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि इसमें कौन सा राइट ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन हमारा है, एक तीसरी पार्टी जिसे ऋण या दावे को सुलझाने के लिए धन आत्मसमर्पण करने के लिए कानूनी नोटिस के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। और बी ऑप्शन में क्या है? चूक के लिए गिरफ्तार एक उधारकर्ता। सी ऑप्शन क्या है हमारा? एक व्यक्ति जो एक ऋण बैंक ऋण नहीं चुका सकता। डी ऑप्शन हमारा है, जो व्यक्ति अपने खेत की भूमि को गिरवी रखता है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा है ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, एक तीसरी पार्टी जिसे ऋण या दावे को सुलझाने के लिए धन आत्मसमर्पण करने के लिए कानूनी नोटिस के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। मतलब चेतावनी देना, जैसे हमने आपको बताया था ना, चेतावनी देना, तो ये तीसरी पार्टी होती है, ठीक है, आपको याद रखना तीसरी पार्टी। गार्निस वाला अगर कोई क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ध्यान रखना है कि तीसरी पार्टी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1994 की धारा 18 के तहत निम्नलिखित अधिकारियों में से किस अदालत में मामला को संदर्भित करने का अधिकार है? तो इसके ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा तहसीलदार, बी हमारा उप कलेक्टर, सी हमारा डिप्टी कलेक्टर, डी हमारा कलेक्टर। धारा 18 के तहत कोई भी इच्छुक व्यक्ति जिसने पुरस्कार स्वीकार नहीं किया है, कलेक्टर को लिखित आवेदन द्वारा यह मांग कर सकता है कि मामला कलेक्टर द्वारा न्यायालय के निर्धारण के लिए भेजा जाए, ठीक है, चाहे उसकी संपत्ति नहीं, चाहे उसकी आपत्ति भूमि की माप की हो, राशि पर हो या मुआवजे का हो, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी इसका बिल्कुल राइट है। ये मामला कहाँ जाएगा? कलेक्टर के पास जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक अनुबंध बाद के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए कितने समय में स्थापित किया जाना है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट सूट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन हमारा 3 वर्ष, बी नंबर का है 3 महीने, सी नंबर का ऑप्शन हमारा 6 मंथ,
ठीक है। और डी नंबर का ऑप्शन है अनुबंध में उल्लेखित जब तक कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट कितने साल के लिए है, वो 3 वर्ष के लिए है, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्थायी खाता संख्या मतलब पैन कार्ड को किसके तहत नीचे परिभाषित किया गया है। तो देखिए इसमें गलत लिखा हुआ, इसमें अधिनियम देना चाहिए कि किस अधिनियम में किया गया है। तो इसमें लिखा हुआ ए ऑप्शन हमारा धनकर, बी हमारा है जीएसटी और सी ऑप्शन है आयकर अधिनियम 1961 और डी ऑप्शन हमारा वित्त अधिनियम 1992। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो किस अधिनियम द्वारा किया गया है, 1961 के अधीन किया गया है, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अपनी इद्दत पूरा होने से पहले एक महिला के साथ शादी डैश है। तो वो अगर इद्दत पूरा नहीं हुआ है तो उसके साथ में शादी जो होगी वो कैसी होगी। तो ए नंबर का ऑप्शन है अनियमित, बी नंबर का प्रभावहीन और सी नंबर का होगा अमान्यकरणीय और डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप लोगों को हिंदी समझ में ना आए तो इंग्लिश में देख सकते हैं इरेगुलर, वाइड, वर्डेबल और नॉन ऑफ दीज। एक महिला शादी करती तो वो क्या होगी, अनियमित होगी, मतलब इरेगुलर होगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, अनियमित होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सीपीसी की धारा 10 क्या प्रदान करती है। तो ये सीपीसी का क्वेश्चन है। तो ए हमारा है वाद का रहना, बी हमारा है गवाह को बुलाना, सी ऑप्शन है गवाह की परीक्षा और डी ऑप्शन हमारा फैसला सुनाना। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, धारा 10 में वाद का रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अनुभाग मतलब धारा 118 के तहत किसको परिणाम प्रस्तुत करने पर रोक है। तो ए हमारा है एक पागल जो उससे किए गए सवाल को नहीं समझ सकता, बी ऑप्शन हमारा है बहुत वृद्ध व्यक्ति जो प्रश्नों का विवेकपूर्ण उत्तर नहीं दे सकता, सी ऑप्शन हमारा एक विनम्र आयु व्यक्ति प्रश्नों का विवेकपूर्ण उत्तर नहीं दे सकता और डी ऑप्शन हमारा है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन हमारा था धारा 18 के तहत किस पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत। तो देखो पागल व्यक्ति भी नहीं दे सकता है, ठीक है, जो ज्यादा वृद्ध होगा वो भी नहीं दे सकता और एक विनम्र व्यक्ति वो भी नहीं दे सकता जिसको समझने की शक्ति ना हो, ठीक है, तो वो भी नहीं दे सकता उत्तर। तो ये ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। देखो आपको देखने से ही लग रहा होगा तीनों में नहीं नहीं लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा उच्चतम न्यायालय ने SR बॉम्बई बनाम भारत संघ में फैसला लिया। तो कौन से में फैसला लिया था, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित लिया था फैसला, कि अवैध नजरबंदी से संबंधित लिया था फैसला, कि पर्यावरण को साफ करने के अधिकार से संबंधित लिया था और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो ए नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो केस है लैंडमार्क केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ये पूछा जाता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित ये केस है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है विशिष्ट अचल संपत्ति की पुनर्प्राप्ति परिभाषित है। तो किसमें परिभाषित है, तो विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 5 में, आईपीसी की धारा 120B में, सी ऑप्शन है वस्तु बिक्री अधिनियम की धारा 10 में और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी अचल संपत्ति की पुनर्प्राप्ति परिभाषित है धारा 5 में, ठीक है, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 5 में परिभाषित है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है। क्वेश्चन हमारा संपत्ति कर अधिनियम की धारा 29 के द्वारा क्या किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन है उच्च न्यायालय की खंडपीठ में संशोधन याचिका की जा सकती है, बी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, सी ऑप्शन है धनकर की वापसी की जा सकती है और डी ऑप्शन हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा 29 के अकॉर्डिंग है वो बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी नंबर का राइट आंसर है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।